गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में आगे देखेंगे शरद ऋतु। शरद ऋतु का आरंभ नवंबर के अंत में होता है। जब नवंबर लास्ट हो रहा होता है उस टाइम पे शुरू हो जाती है हमारी शरद ऋतु। इस ऋतु का संपूर्ण समय एवं प्रभाव फरवरी माह के अंत तक रहता है और फरवरी की लास्ट तक ये ऋतु आपको सर्दी का एहसास होता रहता है। आप देखते हैं अभी आप सर्दी का ही चल रही है, आप देख रहे हैं जनवरी फरवरी स्टार्ट हो रही है और अभी ठंड है। ठीक है, तो फरवरी लास्ट तक इसका प्रभाव बना रहेगा। इन दिनों में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी। ऐसे पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन फटाफट कहाँ बीत गया, कहाँ समय निकल गया। आपको ये एहसास होता होगा। दिसंबर से जनवरी मध्य तक के समय में दिन एवं रात का तापमान अपने निम्न स्तर पर रहता है। अब दिसंबर से लेकर जनवरी तक उन्होंने कहा कि दिन एवं रात का जो तापमान है वो निम्न रहता है, कम मतलब सर्दी है तो तापमान आपको कम महसूस होगा। उत्तरी भारत में पर्वतीय क्षेत्रों और उत्तर के मैदानी भागों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। और जबकि अगर हम उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र देखें या पर्वत क्षेत्र देखें, वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ी होती है। इस पर बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ी होती है इस टाइम पे। वहाँ बर्फबारी भी हो रही होती है। उत्तर भारत में मैदानी भागों के तापक्रमों में बहुत अधिक अंतर आ जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के अगर हम मैदान देखते हैं तो उसमें भी हमें काफ़ी अंतर देखने को मिल जाता है। जहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान शून्य के आसपास पहुँच जाता है और तापमान कैसा हो जाता है वहाँ शून्य, बिल्कुल जीरो के बराबर। वहीं मैदानी भाग में यह 10 अथवा उससे कम हो जाता है। ठीक है, मैदानी भाग में कितना हो जाता है, कम हो जाता है ये। इस मौसम में शीत लहरों का प्रकोप होता है, ठंडी लहरें चलती हैं। कई बार पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा भी होती है जो फसलों के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस मौसम में बहुत शीत लहरें मतलब ठंडी हवाएं चलती हैं और कई बार पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा भी हो जाती है। आपने देखा सर्दी में ये नहीं है कि वर्षा नहीं होती, अभी भी बारिश हो रही थी थोड़े दिन, आपने देखा 1-2 दिन पहले भी, तो बारिश हो जाती है सर्दी में भी। अब हम देखें ग्रीष्म ऋतु। फरवरी माह के मध्य से ऋतु परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। ठीक है, अब फरवरी के बाद मौसम में चेंजिंग, हम वैसे आजकल तो मार्च का महीना भी हमें थोड़ी ठंड हल्की महसूस होती है, होली के आसपास जाकर ही हमें उसके बाद ही मौसम में परिवर्तन नज़र आता है। लेकिन फरवरी माह के मतलब लास्ट में पहुंच जाओ या बिल्कुल एंड में तो तब आपको थोड़ा सा मौसम में चेंज नज़र आना शुरू हो जाएगा। दिन के तापमान में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगती है, तापमान थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है, दिन भी बड़े होने लगते हैं और अप्रैल माह तक आते आते दिन का तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और उन्होंने कहा जैसे ही अप्रैल का महीना आता है तब तक तापमान क्या होता है, 30 डिग्री से 32 डिग्री तक पहुंच जाता है एवं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास स्थिर हो जाता है। इन माहों में उत्तर के मैदानी भाग में गर्म हवाएं चलती हैं। उत्तर का जो मैदानी भाग है वहाँ पर गर्म हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उन्हें और जब गर्म हवाएं चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लू। हमने सुना होगा, आपको मम्मी कह रही होती है कि दोपहर के टाइम बाहर नहीं निकलना, इस टाइम लू चल रही है, बहुत गर्म हवा चल रही है, बीमार हो जाओगे, तो उसे लू कहते हैं। ये अपने मतलब गर्मी के मौसम में चलने वाली धूल भरी हवाएं और आंधियाँ भी आ जाती हैं कई बार, तो उसे हम लू कहते हैं। ये अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक वस्तु को उष्ण कर देती हैं। इन दिनों रातें भी अक्सर गर्म हो जाती हैं और रात के टाइम में भी इस समय पे गर्मी महसूस होने लग जाती है। रात को भी कई बार आप कह रहे होते हो रात को तो गर्मी के मारे नींद नहीं आई, इस टाइप की बातें आप लोग कर रहे होते हो। इसके बाद शुरू होता है वर्षा ऋतु। अप्रैल माह से वातावरण गर्म होना आरंभ हो जाता है और मई माह तक यह पूर्ण रूप से गर्म हो जाता है। और मई के महीने तक तो अच्छी खासी आपको गर्मी महसूस होने लग जाती है। मई जून में आप देखते हैं गर्मी का समय होता है। वातावरण की गर्मी का प्रभाव भूमि पर पड़ता है और भूमि भी अधिक ताप ग्रहण कर गर्म हो उठती है।
और जैसे भूमि गर्म होती है अधिक तो वो क्या करने लग जाती है, ताप को ग्रहण करने लग जाती है। इसी समय के बीच भूमध्य रेखीय निम्न दाब की दिशा में बहने वाली पवन उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम दाब क्षेत्र की ओर चलने लग जाती है। भूमध्य रेखा की साइड से जो हवाएं आ रही होती हैं, ठीक है, वो उत्तर पश्चिम की ओर हल्के दाब से बहती है और यह हवा भूमध्य रेखा पार करके मानसून में परिवर्तित हो जाती है और क्या होता है, भारत के अंदर प्रवेश करती है और मानसून का रूप धारण करती है और वहाँ पर वर्षा करती है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण और दक्षिण पश्चिम की ओर से जो मानसून के कारण क्या है, वर्षा का वातावरण तैयार कर देती है और यह वर्षा के आगमन का संकेत होता है। दक्षिण पश्चिम यानी पश्चिम और दक्षिण आपको नीचे की साइड होता है, आपको पता है। तो दक्षिण और पश्चिम की साइड से जो मानसून का आगमन होगा वो पूरी वर्षा की तैयारी के साथ होता है। मुख्य रूप से मानसून के दो केंद्र हैं, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी। अब आप देखते हो हम भारत के एक साइड हमें अरब सागर नजर आता है और एक साइड बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं बंगाल से पूर्वोत्तर पहाड़ियों की ओर चलती हैं। अब क्या करती हैं, वो पूर्व की ओर पहाड़ियों की ओर चलना शुरू कर देती है, पूर्वोत्तर पहाड़ियों की ओर चलती हैं, जहां ये पहाड़ों से टकराकर वर्षा करती हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं, ठीक है, पहाड़ियों से टकराती हैं, बंगाल से ठीक है प्रवेश करती हैं, तो जहाँ ये पहाड़ों से टकराती हैं और वर्षा कर देती हैं। इस चक्कर के परिणाम स्वरूप मानसून दिशा परिवर्तन कर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, उन्होंने कहा मानसून की जो दिशा होती है वो पूर्व से तो वो है, तो मतलब पश्चिम की ओर मुड़ जाएगी एवं गंगा क्षेत्र में वर्षा आरंभ हो जाती है। जो गंगा का क्षेत्र है वहाँ पर भी वर्षा होनी शुरू हो जाती है। पश्चिमी घाट से उठा अरब सागर का मानसून पश्चिमी घाट से टकराकर केरल की ओर मुड़ जाता है। अब देखिए, अगर पश्चिम की ओर से उठा है तो सबसे आगे क्या आ जाएगा, केरल, तो उसके घाट से टकराएगा, पश्चिमी घाट से टकराएगा और केरल वहाँ पड़ता है, तो वहाँ पर वर्षा केरल की ओर मुड़ जाएगा एवं वर्षा का आरंभ हो जाता है। केरल से यह मानसून उत्तर दिशा में घूम जाता है, जिसके कारण संपूर्ण भारत में वर्षा होती है और केरल से के बाद ये आगे आगे चलता जाता है उत्तर दिशा की ओर, ऊपर की ओर जाता है सीधा और संपूर्ण भारत में वर्षा करता हुआ चलता जाता है। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे, इससे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।